पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है तीसरी बार, तब से ये 8वां या 9वां हमला है। जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। बात उस खबर की जिसने एक और देश की फिक्र बढ़ा दी है तो साथ ही देश को गुस्से से भर भी दिया है, क्योंकि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के सपूत शहीद हो गए हैं। कल रात आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में भारतीय सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। यह वारदात तब हुई जब उत्तर डोडा में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक कल रात 9 बजे के करीब आतंकियों से एनकाउंटर हुआ। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए और आतंकी पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर घने जंगलों में छुपने में कामयाब हो गए। उनकी तलाश के लिए अतिरिक्त सैनिकों को स्पॉट पर भेजा गया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है अभी भी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन करके बात की। उन्होंने डोडा में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने की बात कही। तो यह दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। इसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान थे, जो 5 लोग शहीद हुए। उसमें अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा से आसिफ कुरैशी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और न्यूज रूम से आशीष सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले आसिफ कुरैशी के पास जाते हैं कि सर्च ऑपरेशन की क्या अपडेट है। आसिफ। विवेक, देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे पीछे जिस तरीके की पहाड़ियां हैं, ठीक इसी तरीके का कुछ टेरेन वहां पे मौजूद है जहां पे ये मुठभेड़ जो हुई थी। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि ऐसे ही एक पहाड़ी जंगल के बीच में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों की टुकड़ी जब उस पहाड़ी की तरफ चढ़ रही थी तो ऊपर छुपे हुए घात में बैठे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण 5 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद से लगातार एक ऑपरेशन तो चल रहा है जहां पे सुरक्षा बल उन मिलिटेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है, क्योंकि खास बात यह है कि इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। यात्रा के चलते जो पहले ही एक अलर्ट जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए हाईवे पर जो है सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है ताकि जो मिलिटेंट्स की तरफ से हमला करके सुरक्षा बलों का जो ध्यान है वो डोडा के जंगलों की तरफ ना पड़े और इसी का फायदा उठाकर हाईवे पर किसी वारदात को अंजाम ना दे, इसीलिए सुरक्षा यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आप हमारे साथ बने रहिए, सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन एक और अपडेट आ रही है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बयान है। हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे, आतंकियों और उनके मददगारों के नापाक मंसूबे को विफल कर देंगे। तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे, आतंकियों और उनके मददगारों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। ये मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। अब चलिए न्यूज रूम लिए चलता हूं आपको आशीष सिंह के पास, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आशीष, आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि घाटी में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं? देखिए, 3-4 प्रमुख कारणों को मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। पहला और जो रीसेंट सबसे दिखाई दे रहा है वो है पाकिस्तानी आर्मी का डिफेंस बजट बढ़ाना। पाकिस्तानी आर्मी, वही देश की आर्मी जहां पर नमक और आटे और पानी और तेल को लेकर इतनी ज्यादा मारामारी चल रही है, भूखमरी फैली हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री का डिफेंस बजट लगभग 15% बढ़ा दिया गया।
एक तरफ लोन लो और दूसरी तरफ कर्जे में रहते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री को और ज्यादा पैसे दो। तो पाकिस्तानी मिलिट्री तो लड़ने आ नहीं रही है, वो सूडो ऑपरेशन कर रही है, पीछे छुपी हुई है, उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं इस तरह के आतंकवादी। तो ये पूरा का पूरा बजट जाहिर सी बात है कि इन आतंकवादियों के जो ग्रुप्स हैं उनको फंड करने में जाता है। तो अगर बजट बढ़ेगा तो आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। दूसरा, अगर आप देखें 370 की सफलता के बाद में, जहां पर बहुत ज्यादा हमने, क्योंकि 370 के बाद काफी कुछ घटनाएं हो सकती है, इसके मद्देनजर प्रिएम्प्टिव तौर पर कश्मीर साइड में बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया था और इसीलिए वहां पर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वहां पर अटैक करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अब कश्मीर से फोकस इन आतंकवादी ग्रुप्स का जम्मू की तरफ हो गया। इसीलिए आपको एक पैटर्न दिखाई देगा पिछले 6-7 महीने में कि जम्मू के एरिया में ज्यादा इस तरह के अटैक देखने मिल रहे हैं। तीसरा, और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर हम दर्शकों को समझा सकें, देखिए कश्मीर में एक जो ओजी वर्कर्स कहा जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, वो काफी दिनों तक, काफी महीनों तक जो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं या फिर जो कश्मीरी होते हैं उन्हें काफी दिनों तक पनाह दे देते हैं। लेकिन जम्मू में क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेट करके आइए, वहां पर उतना बेहतर नेटवर्क नहीं है इन पाकिस्तानी टेरर स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स का जितना कश्मीर में है। तो यहां पर इन्फिल्ट्रेट किया तो उन्हें तुरंत ही इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन, इस तरह के एनकाउंटर, इस तरह से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के कॉन्वॉयज पर अटैक करना होता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है मुकाबले कश्मीर के, जहां पर वो पूरी तरह से कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक वो लगातार अंडरग्राउंड रहें, देखते रहें, वेट करते रहें। उसमें होता यह है कि क्योंकि अगर कोई आतंकवादी ग्रुप लंबे समय तक वहाँ अंडरग्राउंड रहने की कोशिश करता है, कई बार इन्फॉर्मेंट्स के जरिए जो ऑपरेशन है, इंडियन आर्मी ही, जम्मू कश्मीर पुलिस ही और जो स्पेशल एसओजी ग्रुप्स है वो ही उन्हें ढूंढकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जम्मू में ऐसे होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि घने पहाड़ और जंगलों के कारण वो बहुत ज्यादा समय तक अंडरग्राउंड नहीं रहते हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ों और जंगलों का वो आड़ लेके तुरंत ही कॉन्वॉय पर अटैक करना या फिर एक एम्बुश क्रिएट करना, वो बहुत ज्यादा तादाद में आपको दिखाई देगा। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका गांधी का इस पर एक ट्वीट आ गया है, वो हम बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डोडा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुए मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। ये प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट हम आपको बता रहे हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम सभी सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। तो प्रियंका गांधी ने संवेदना व्यक्त की है और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि 4 जवानों के समेत एक अधिकारी जो शहीद हुए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना है। डोडा की आतंकी वारदात पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को जल्द सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बयान आपको सुनाते हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका। ने सत्ता संभाली है तीसरी बार, तब से ये 8वां या 9वां हमला है। इस तरीके के कायरतापूर्ण हमले आखिर भारतीय सेना पर अचानक बढ़ क्यों गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर हो गई है, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आतंकवाद को सक्षम जवाब देने में अपने आप को असक्षम पा रही है? अगर ऐसा है तो उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि इस पर विस्तृत बात हो सके। जिस तरीके से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं जम्मू कश्मीर में, वो अत्यंत चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से उस चिंता को दरकिनार कर रही है, हमारा ये मानना है। प्रधानमंत्री जी कैपिटलिस्टों की शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सेना की इन्होंने कोई भी कोर कमांडर्स की अभी तक बैठक नहीं ली है। लगभग पाकिस्तान से घुसपैठ करके कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में वीडीजी को और मजबूत करने की जरूरत है। इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और गांव-गांव में
इस प्रकार की जो घटनाएं को रोकने के लिए उनको एक्टिव करना पड़ेगा। उन शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद भी ये करनी चाहिए उनके माध्यम से, सुरक्षा बलों के माध्यम से ही जल्दी इसको मार गिराया जाएगा उनको। तो लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। मेरे डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे सहयोगी, मेरे डिफेंस एडिटर माफ़ कीजिएगा, वो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं क्योंकि लगातार इन सारी खबरों पर नज़र बनाए रखते हैं, तो उनसे मैं जुड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ आशीष, जो पिछले हम खबर चला रहे थे कि डोडा में अभी आतंकी वारदात हुई, एनकाउंटर हुआ, लेकिन इससे पहले 12 तारीख को भी एक एनकाउंटर की खबर इस इलाके में आई थी। तो डोडा का जो रीज़न है, क्या ये मतलब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो इलाका है, ये आतंकियों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, जंगल झाड़ी, ऐसा कुछ? देखिए, एनकाउंटर्स जब होते हैं विवेक, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें इस एनकाउंटर में कल हुई जो फर्स्ट फायरिंग हुई, बर्स्ट हुआ, वो हुआ रात को लगभग 9 बजे के आसपास। अगर सूर्यास्त के बाद में अगर फर्स्ट फायर होता है तो जाहिर सी बात है कि जो फैक्टर है, जो फेवरेबल कंडीशन है, वो थोड़ा सा आतंकवादियों की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि अंधेरे में छुपकर वार करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि कोशिश हमारी तरफ से ये होती है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, कि हमारी तरफ कैजुअलिटी बिल्कुल भी ना हो। लेकिन जो आतंकवादी आए हैं, जिसने हथियार उठाया है, वो तो मरने मारने के लिए आया है। तो जो मरने मारने के लिए आएगा तो उसको वो ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, वो ज़्यादा उसके नुकसान होने के चांसेस वो वैसे भी ऑलमोस्ट नील या ज़ीरो कंसिडर करके चल रहा है, क्योंकि उसे जन्नत पहुंचना है। तो उसे भी पता है कि अगर वो इस एनकाउंटर में शुरू हो गया है तो या तो आज, नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दिनों में उसका काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो मरने मारने आता है उसकी जाहिर सी बात है कि चांसेस ऑफेंसिव होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप डोडा वाले एरिया की बात करें, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन सभी इलाकों में कमोवेश आपको जो पहाड़ी और जो जंगल के इलाके हैं वो बहुत ज्यादा घने दिखाई देंगे, और ये एक नेचुरल फैक्टर आतंकवादियों के लिए जो एम्बुश लगा के बैठे हो या अटैक करना हो, उनके लिए थोड़ा सा फेवरेबल होता है ऑन ग्राउंड सिचुएशन। ठीक है आशीष, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार का रुख करेंगे। वहां से बड़ी खबर आई आज, वीआईपी पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। दरभंगा के बिरौल इलाके में घर में घुसकर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है। जीतन सहनी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, वो भी घर में घुसकर यह हत्या की गई। अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या के पीछे कौन है, इसके पीछे क्या वजह है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, जो जांच करेगी एसआईटी और पता लगाएगी कि आखिर इस हत्या को किसने अंजाम दिया। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। मौकाए वारदात से मेरे सहयोगी सुभाष शर्मा, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी ये बड़ी अपडेट जानिए, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मुकेश सहनी जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनके पिता की तस्वीर है। मुकेश सहनी के पिता, और उनके पिता की हत्या घर में कर दी जाती है घुसकर धारदार हथियार से। लेकिन अभी तक इस बात का मतलब कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिर इन हत्या के पीछे के कारण क्या थे, इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी। ये बिहार के सुशासन बाबू वाले बिहार के हालात हम आपको बता रहे हैं। ये नीतीश कुमार का बिहार है, जो सुशासन को मुद्दा बनाकर और सरकार में आकर अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहां पर एक मुकेश सहनी जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उनके पिता को घर में घुसकर मार दिया जाता है। और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हुआ। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इस हत्या के पीछे की वजह आखिरकार क्या है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुकेश सहनी जी के पिता, मुकेश सहनी जी का घर है, जहां पर मुकेश सहनी जी के पिता की रात में निर्मम हत्या कर दी गई। इस ढंग से चाकू से मारा गया है कि उसको तस्वीरें आपको दिखाई नहीं जा सकती है। अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पीछे पुलिस ने पूरे के पूरे एरिया को कवर कर दिया है, अपने अंडर में ले लिया है, और पुलिस अंदर किसी को भी जाने नहीं दे रही है और जाँच कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी हमारी दरभंगा एसएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी एफएसएल की टीम में गठित कर दी आ रही है, और एसआईटी की टीम जो है काम्या मिश्रा,
जो ग्रामीण एसपी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ गठित कर दी गई। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब बताएंगे किस तरह से क्या घटना हुई, कैसे आप लोग को पता चला? ये तो सुबह उठने के बाद ही पता चला है, जो बड़ी ही निर्मम हत्या हुई है। और जिस तरह की बात मुझे दिखाई दे रही है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, विभत्स घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिर इस हत्या के पीछे के कारण क्या हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। वो सूचना मिला कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का जो पिताजी है, उनका हत्या कर दिया गया। और तत्काल थानाध्यक्ष बिरोल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल घटनास्थल निरीक्षण किए, उनको सूचना दी। फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए और अभी एक एसआईटी गठन कर दिया गया। एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। हर एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं। सारा जो टीम है, जो एफएसएल टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड का टीम और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं और इसको त्वरित गति से काम करते हैं, हम लोग उद्योग कर लेंगे। तो ये हम आपको बयान सुना रहे थे। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुकेश सहनी के पिता की तस्वीर, जीतन सहनी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी हत्या हुई है। बड़ी अपडेट है यहाँ से कि ये जीतन सहनी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनकी हत्या कर दी गई है रात को और चाकुओं से गोद कर हत्या की गई है। शत फिशत हालत में जो मृत शरीर था वो पाया गया है। वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी और वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता की हत्या दरभंगा में गांव में कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट है और बिहार के प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि अब एसआईटी का गठन हो गया है जो इसकी जांच कर रही है। अब जानिए दिल्ली से एक अपडेट। दिल्ली पुलिस आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। यह चार्जशीट करीब 250 पन्नों की है। विभव कुमार के ऊपर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में बदसलूकी करने का आरोप है। आपको याद होगा वो मामला। और अब इसमें 250 पन्ने हैं। 250 पन्नों की चार्जशीट करीब है, ये दायर की जाएगी 30 हजारी कोर्ट में। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्य बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हालात खराब हैं। असम में 25 से ज्यादा जिले अब भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। असम में कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। असम में लाखों लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाके भी बाढ़ के चपेट में हैं। हम आपको ये जो चार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों की है। यहां पर हालात ऐसे ही खराब हैं। अब चलिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गोमती नदी उफान पर है। गोमती में उफान के कारण विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य के घाट डूब गए हैं। दशाश्वमेध घाट गोमती के पानी में डूब गया है। राजघाट की बेदियां भी डूबने के कगार पर है। यहां गोमती का जलस्तर अभी और लगातार बढ़ता जा रहा है। सोचिए हालात कितने खराब हैं। संवाददाता पंकज गौर की रिपोर्ट वहीं से आई है, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़ इस समय कहर बरपा रही है और आपको एक नजारा दिखा रहे हैं सीतापुर का। दरअसल मेरी मौजूदगी इस समय गोमती नदी में है और गोमती नदी का आप देख रहे हैं जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है। और ये राजघाट है जहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीम प्रोजेक्ट अब वो डूबने लगा है। और जिस तरीके से इसमें पानी बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो कार्य चल रहा है, जो विकास कार्य यहाँ होना है, क्योंकि नैमिषारण्य विकास परिषद तीर्थ का गठन हो चुका है और ऐसे में निश्चित तौर पर ये सब डूब जाएगा। तो गोमती का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और आपको दिखाएंगे
कि देखिए दूर दूर तक आपको नजर आ जाएगा कि गोमती किस तरीके से उफना गई है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में शारदा नदी, घाघरा नदी, यहाँ का भी जलस्तर बढ़ चुका है। हालांकि खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कई गांव चपेट में है, कई गांव में पानी घुस चुका है, वो घाघरा नदी है। लेकिन गोमती नदी जो है उसका आपको नजारा हम लगातार दिखा रहे हैं। जरा देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट जो डूबने लगा है, जो विकास कार्य यहाँ हो रहे थे वो डूबने लगे हैं। सीतापुर से एबीपी न्यूज के लिए पंकज सिंह गौर। सीतापुर के हालात से हमने आपको रूबरू करा दिया। अब चलिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के उफान के गांव के किनारे बना एक मंदिर बह गया, पूरा का पूरा मंदिर बह गया। शारदा नदी का बहाव इतना तेज कि चंद सेकंड में यह मंदिर बह गया। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मंदिर में आसपास पहले तो कटान शुरू हुआ था और जैसे जैसे नदी ने अपना दायरा बढ़ाया ये मंदिर ही उसमें समा गया। नदी के तेज बहाव के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, फसलें डूब गई हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शारदा नदी का प्रचंड रूप है। बहाव इतना तेज कि चंद सेकंड में ये मंदिर अपने अंदर समा ले गई। कटाव लगातार वो करती जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बस्ती में मनोरमा नदी का हाल दिखाते हैं। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में 50 किलोमीटर दूर हरैया तहसील के बसेवा राय इलाके में अटल आवासीय स्कूल में पानी घुस गया। स्कूल में पानी घुसने के बाद यहां बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है और इलाके में कैसे हालात हैं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ देखिए पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें अब नहीं दिखाई दे रही हैं, फसलें डूब गई हैं, नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पानी घुस गया है। तस्वीरें कितनी खतरनाक है, भयावह हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। अटल आवासीय निर्माण की आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहां पर ये आवासीय विद्यालय पूरी तरह पानी से जलमग्न है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बाधित है। अभी बताया जाता है कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ मनोरमा नदी का जलस्तर बढ़ने से ये पानी जल परिसर के अंदर तक आ गया। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। किस तरह यहाँ पर आते हैं और किस तरह अपने कार्यों को खत्म करते हैं, क्या कुछ यहाँ पर कमियां हैं? सर कमियां क्या पता, अभी बिल्डिंग जो भी बनी तभी उसको केयर नहीं किया गया। अभी कल आए थे जल विभाग वाले यहाँ पे, बाकी सब देखो के गए। अभी बांध की लगाने के लिए बात चल रहा है। अभी बाकी बच्चों को तो रिकवर कर दिया, घर पे भेज दिया गया है। अभी एक हफ्ते के लिए छुट्टी किया गया है। बाकी पानी भी थोड़ा भी कम हो रहा है। अगर जैसे कम हो रहा तो एक हफ्ते में बच्चों को फिर बुलाया जाएगा, फिर बाकी प्रक्रिया शुरू। कहीं ना कहीं बाढ़ का पानी है या फिर बाढ़ का पानी 100% बाढ़ का ही पानी है, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ा बहुत, बगल में ही मनोरमा जाती है, उसी का ही बाढ़ का मतलब वही उफान पे है, इसी के लिए बना है। अच्छा ये बताइए कैसे आप लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं जब इतना पानी भरा हुआ है? पानी में इसी में हल्के आते जाते हैं, अब क्या किया जाए। जब पानी भरा है तो आना तो है ही है, ड्यूटी हम लोगों को तो आना अनिवार्य रहेगा। कब से ये पानी भरा हुआ? पानी हो गया, एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह से ये पानी भरा हुआ। बच्चे भी अभी कुछ दिन पहले का वीडियो भी वायरल हुआ था कि जहाँ पे बच्चे पानी के अंदर जा करके अपना शिक्षा है ना, मतलब 2-1 दिन मतलब परेशानी उनको हुई। जब वहाँ आगे से मतलब हमारे मतलब जो विद्यालय की समिति है वहाँ से मतलब आदेश हुआ, तब बच्चों को मतलब भेजा गया, घर गए वो लोग। अच्छा तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कर्मचारी अपने कार्यों को भी पूरा कर रहे हैं। फिलहाल बच्चों को यहाँ से दूर भेज दिया गया, मतलब उनके घर को भेज दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जब ये पानी खत्म होगा तो यहाँ बच्चे नजर आएंगे। और भी कुछ लोगों को दिखाने जाएंगे। देखिए किस तरह अपने कार्यों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी पूरी तरह ये पूरा परिसर भरा हुआ है और अपने कार्यों को लेकर के कितना सजग है ये आपको दिखाना चाहेंगे इन तस्वीरों के माध्यम से। देखिए किस तरह ये पूरा पानी भरा हुआ। अटल आवासीय विद्यालय ये कहीं ना कहीं ये श्रमिक हैं उनके बच्चों को यहाँ पर सुविधा दी जाती है, उनको निःशुल्क सुविधा दी जाती है। कोरोना काल में जो बच्चे जो अनाथ हो गए थे उनके लिए यहाँ भी प्राथमिकता दी गई थी। शादाब, एबीपी न्यूज, बस्ती। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको श्रावस्ती की तस्वीर दिखाएंगे। श्रावस्ती में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही साफ साफ नजर आ रहा है। कई सड़क बाढ़ में बह गई है तो कहीं पूरी फसल बर्बाद हो गई है। 45 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ पर 18 गांवों में राप्ती का पानी भर गया था। बाढ़ प्रभावित गांवों से रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्थायी बाढ़ राहत शिविर में रखा गया है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर कितनी भयावह है आप सोचिए कि वो बाढ़ आई, पानी उतर गया, चली तो गई, लेकिन हालात कितने खराब हैं। अब इस वक्त
संक्रमित जो रोग होते हैं उनके फैलने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। फसल कैसे बर्बाद है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ यूपी नहीं है, देश के दूसरे राज्य भी हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। असम, महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाके में जल के घात का कहर लोग झेल रहे हैं। पहाड़ों पर आसमान से सैलाब उतर आया। चोटियों से ढलान की तरफ झरने फूट पड़े। तस्वीर नासिक के पर्यटक स्थल अंजनेरी पर्वत की है। यहाँ दर्जनों पर्यटक मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ी आफत में फंस गए। आसमान से बरसते बादल किस कदर कहर ढा रहे, ये तस्वीर इसकी गवाही देने को काफी है। यहाँ ऊपरी इलाके में नहीं जाने का अलर्ट था, बावजूद इसके ये पर्यटक इसकी अनदेखी कर ऊपर गए थे। लेकिन तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों की जान आफत में आ गई। यहाँ की सीढ़ियों से उतरना खतरे से खाली नहीं था। तस्वीरें रविवार की हैं। तमाम पर्यटकों को बाद में यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में बारिश ने रेल ट्रैक पर भी आफत की बरसात कर दी है। कोंकण रेलवे के दीवान खावटी स्टेशन के पास ट्रैक पर लैंडस्लाइड के बाद कीचड़ जमा हो गया। इससे ट्रेनें थम गईं। यहाँ देखिए, ट्रैक नजर ही नहीं आ रहा, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। इसे हटाने के लिए इंजीनियर से लेकर रेलकर्मी घंटों जुटे रहे। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा। कोंकण रत्नागिरी इलाके में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक लगातार लैंडस्लाइड की चपेट में आ रहे। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर जमा इस भीड़ को देखिए, आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह की आफत से इस इलाके में दो चार हुए हैं। पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश ने कहर ढा रखा है, तो उत्तर और मध्य भारत में गंगा से लेकर सरयू, घाघरा और कोसी के उफान ने लोगों को डरा दिया है। जरा यूपी में गंगा किनारे बसे उन्नाव की ये तस्वीर देखिए। लग रहा है जैसे ये गंगा किनारे का उन्नाव न हो, डल झील के किनारे बसा हुआ श्रीनगर हो। गली मोहल्लों में नाव चल रही, सड़कें पानी में डूबी हैं। रास्ते का आता पता नहीं। अब जिंदगी नाव भरोसे है और लोग भगवान भरोसे। उन्नाव से ये तस्वीर गंगा घाट कोतवाली के चंपापुरवा इलाके की है। जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे से फिलहाल अभी कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर स्थिति बाढ़ जैसी है। हर साल यही स्थिति होती है। इस टाइम पे पूरा ये डूब जाता है। बीमार पड़े हैं, बहुत परेशान हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं, उतर नहीं पा रहे हैं, काम धंधे पे जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही दिक्कत, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लाइट भी काट दिया। अब यहाँ आते हैं सांप बिच्छू, यहाँ जीनों पे घर में लेटे रहते हैं, रात भर सुकून से सो भी ना पाओ और दिन भर पानी देख देख के और कुड़न होती है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी राप्ती में आए उफान ने तबाही मचा दी है। दर्जनों इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। अब यहाँ स्टीमर और नाव का ही लोगों को सहारा बचा है। लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत राशन की है। घर में रखा हुआ राशन पानी में समा चुका और चारों तरफ बाढ़ से घिरने के बाद 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर लेना बड़ी चुनौती है। हर एक चीज के लिए दिक्कत हो रही है। फिर उसकर से बच्चे हैं, कैसे लेकर के आए, कैसे लेकर के जाए। पूरा घर में पानी है साहब जी, बहुत पानी है। अनाज पानी भी भीज गया। करीब 500 बीघा नुकसान हो गया फसल रोपाई के बाद। यूपी जैसे हालात बिहार में भी हैं। यहाँ हाजीपुर में गंडक नदी गदर मचा रही। तेज बहाव की वजह से हाजीपुर में 4 जगहों पर गंडक पर बने तटबंध के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें हाजीपुर के लालगंज के गंडक नदी के बसंता घाट तटबंध की हैं। कोसी बराज से लगातार तेज रफ्तार से पानी गंडक नदी में आ रहा, जिसकी वजह से गंडक के तटबंध इस वक्त भारी दबाव झेल रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर जानिए बिहार से। बिहार में सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं ये।
और अब इनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, इनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं संजीव हंस, अब उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आर्यन मेरे संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। आर्यन, कितने जगहों पर छापेमारी चल रही है, कब से छापेमारी चल रही है और क्या सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह छापेमारी चल रही है? देखिए विवेक, सुबह सवेरे से ये जो कार्रवाई है ईडी की वो संजीव हंस के कई ठिकानों पर चल रही है और जो जानकारी निकली है उनके 7 ठिकानों पर ईडी की जो टीम है वो पहुंची है। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग जिसके वो प्रधान सचिव हैं उनके दफ्तर में भी ईडी की टीम कई महत्वपूर्ण कागजात जो है अब तक खंगाल चुकी है। हालांकि ईडी या जो सूत्र हैं उनकी तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई कि किन चीज़ों को लेकर ये जो छापेमारी है वो की जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये है कि संजीव हंस के मित्र हैं पूर्व विधायक गुलाब यादव, उनके भी कई ठिकानों पर जो छापेमारी है वो ईडी की टीम कर रही है। और इन दोनों लोगों का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जिस वक्त इन दोनों के ऊपर एक महिला द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर मामला न्यायालय पहुंचा, वहां पे भी ट्रायल चल रहा है। और अब जब ईडी की टीम सुबह सवेरे से ये छापेमारी कर रही है तो सवाल ये कि आखिर किस चीज़ को लेकर ईडी की टीम पहुंची है। पुणे का जो आवास है संजीव हंस का, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है। तो देश भर में जहां भी ठिकाने हैं संजीव हंस के, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए आर्यन, जैसे अपडेट होगा हम दर्शकों को पहुंचाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हुए, विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा जो है खेडकर, उनके परिवार से जुड़ा अपडेट है ये, वो पुणे से गायब हो गया है। पुणे के बाड़ेर इलाके के खेडकर परिवार के बंगले पर ताला लगा हुआ है। पूजा की मां मनोरमा खेडकर और उनके पिता दिलीप खेडकर पर किसानों को धमकाने का आरोप है। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने पूजा के माता पिता से संपर्क किया तो उनका फोन बंद मिला। गिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का परिवार गायब हो गया है। पुणे के बाड़ेर इलाके के उनके इस बंगले को बाहर से ये ताले लगा दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से पुणे रूरल पुलिस और पुणे सिटी पुलिस इस खेडकर परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस जब भी यहां पर आती अंदर से दरवाजा खोलने के लिए मना कर दिया जाता। मनोरमा खेडकर जो पूजा खेडकर की मां है, उनके ऊपर मामला दर्ज है कि उन्होंने पुणे जिले के मुलशी तहसील के स्थानीय किसानों को धमकाया पिस्तौल तानकर, और इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुणे पुलिस को करना है। साथ ही पुणे सिटी पुलिस को भी इस बात की तफ्तीश करनी है कि जो उनकी निजी ऑडी कार थी उसके ऊपर जो बीकॉन जो एम्बर दिया वो पूजा खेडकर लगाती थी, तो उसके चलते पुलिस को जांच करनी है। लेकिन ये परिवार जांच में पुलिस को सहकार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पुणे पुलिस ने यहाँ पर ये नोटिस भी लगा दी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो जानकारी पुणे पुलिस को चाहिए वो जानकारी दी जाए, इस तरीके की ये नोटिस है। बावजूद इसके ये जो खेडकर परिवार है वो पुलिस को किसी भी तरीके का सहकार्य नहीं कर रहा है। और कल परसों तक ये खेडकर परिवार इस बंगले के अंदर रहता था और पुलिस